नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के मिशन में जुट गए हैं। इस लक्ष्य को साधने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं निवेश आकर्षित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। वे जल्द ही सिंगापुर और जापान के दौरे पर जाएंगे, जहां रोड शो के माध्यम से विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेश यात्रा का खाका इन्वेस्ट यूपी तैयार कर रहा है। उनके दौरे से पहले एक 5 सदस्यीय टीम अगले सप्ताह सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाएगी। इस टीम की अगुवाई इन्वेस्ट यूपी के एसडीओ शशांक चौधरी करेंगे। यह टीम 2 दिन सिंगापुर और 3 दिन टोक्यो यानी कि जापान में रहेगी। दौरे के दौरान अधिकारी संभावित निवेशकों, वाणिज्य मंडलों और स्थानीय कारोबारियों से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। लौटने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री का विदेश दौरा कार्यक्रम अंतिम रूप में तय किया जाएगा। सीएम योगी का विजन उत्तर प्रदेश को एक बड़ा औद्योगिक हब बनाने का है। राज्य सरकार ने इसके लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं ताकि विदेशी और देशी दोनों निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया गया है, अनुमोदन प्रक्रिया को तेज किया गया है और निवेशकों को हर स्तर पर राहत देने के उपाय लागू किए गए हैं। योगी सरकार का उद्देश्य है कि विदेशी कंपनियों को यूपी में उद्योग स्थापित करने में किसी तरह की प्रशासनिक या कानूनी परेशानी ना हो। दरअसल इन्वेस्ट यूपी इस समय दुनिया के 8 देशों में रोड शो आयोजित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसमें से 2 देशों यानी कि सिंगापुर और जापान की यात्रा पर मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे। उनके साथ प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री भी विदेश जाएंगे। जल्द ही यह घोषणा की जाएगी कि कौन मंत्री किस देश में रोड शो की अगुवाई करेगा। प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर मत्स्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मछुआरा समुदाय से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनके हित में काम कर रही है। मीडिया से बातचीत में संजय निषाद ने कहा, बिहार में बहार है और वहां की जनता से अपील की कि एनडीए सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होती है तभी विकास की रफ्तार तेज होती है। निषाद ने दावा किया कि पूर्व की सरकारों ने मछुआरों को ठगा, जबकि वर्तमान सरकार उनके हित में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में 140 मत्स्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से 2 पूरी हो चुकी हैं। राहुल गांधी पर व्यंग करते हुए निषाद ने कहा, मैं मछली डाल रहा हूं, वो मछली पकड़ रहे हैं। निषाद अब किसी के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। बिहार में भी बाहर आए, वहाँ एनडीए सरकार आए, यही मेरी अपील है। क्योंकि केंद्र और राज्य में जब सरकार होती है तभी विकास होता है, तभी अभिभावक ठीक से काम करता है। वहाँ के भी मछुआरे 18% हैं, उनके भी आरक्षण के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने सबने ठगा है वहाँ के मछुआरों को। तो मैं सबके कहा हूँ कि भाई आज के दिन में एनडीए के साथ रहें, एनडीए को अपील करके वोट डालें। लगभग हमारे आपके फैजाबाद में हम जो बताएं लगभग 140 के आसपास 140 के आसपास जिनकी परियोजनाएं हैं, इसमें 2 परियोजनाएं अपूर्ण है, बाकी पूर्ण हो गई हैं। और मत्स्य उत्पादन की जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है मत्स्य उत्पादन में। 2 साल से हमें पूरे देश में 1 नंबर का उत्पादन का खिताब मिल रहा है। हम चाहते हैं, आत्मनिर्भर बन गया है उत्तर प्रदेश। अब हम दूसरे प्रदेशों, दूसरे देशों को भी मछली उत्पादन में हाईटेक करके इनको लेके आए। राहुल गांधी भी मछली के लिए कूदने लगे तालाब। मैं मछली डाल रहा हूँ, मछली पकड़ रहे हैं। निषाद अब किसी के जाल में फंसने वाला नहीं है, बल्कि ये खुद जाल में फंस गए तभी तो कूद रहे हैं। निषादों ने अपने जाल में फंसाया है, इसीलिए नदी में कूद रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान मीडिया से रूबरू हुए और इसके बाद उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला किया। बिहार चुनाव पर आजम खान ने खुलकर अपनी बात रखी। आजम खान ने बिहार चुनाव में न जाने की वजह भी बताई। आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज देते हुए रामपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली। उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी के मुद्दे पर राजनाथ सिंह के पलटवार पर भी जोरदार हमला बोला है।
तो सफाई दे दे, कौन मना कर रहा है। अदालत में भी चोर अपनी सफाई देता है तो उसमें क्या हो गया। अपने आप को ईमानदार साबित कर दें, बगैर बेईमानी के चुनाव करा दें। और ख़ुद रामपुर में हम चुनौती देते हैं कि जो लोग जीते हैं हमारे कैंडिडेट के खिलाफ, खुद शहर की सीट से, अगर हिम्मत है तो देश का सबसे बड़ा व्यक्ति आकर चुनाव लड़ ले यहाँ तो दिखा दे जीत कर। इसी पर फैसला हो जाए, हमारी राजनीति का भी और उनकी राजनीति का भी। साबित हो जाएगा चोर कौन है। मुंबई में किसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना बारादरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 किलो 11 ग्राम अवैध मार्फिन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, एक मोटरसाइकिल तथा 2 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। फरार आरोपी नवनीत की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पुलिस उनके नेटवर्क तथा माल की सप्लाई श्रृंखला की जांच कर रही है। इस वर्ष अभी तक टोटल 240 ऐसे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमे लिखे गए हैं, जिनमें 440 के लगभग अभियुक्तों को, ऐसे तस्करों को जेल भेजा गया है। और इसी क्रम में थाना बरादरी पुलिस द्वारा सराहनीय काम करते हुए 2 ऐसे गैंग्स को पकड़ा है जो मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। इनमें से जो पहला गैंग है, इसमें 2 व्यक्तियों को, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को 1 किलो 11 ग्राम मॉर्फिन के साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ये बरामद हुई है। और जो मॉर्फिन बरामद हुई है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इनके पास से 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 2 स्मार्टफोन्स बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रकरण है हमीरपुर जिले में नाबालिग किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद तेजाब पिलाने के आरोप ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। घटना बीते 28 अक्टूबर की बताई जा रही है, जिसमें गांव के ही 3 युवकों पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों के अनुसार आरोपियों ने वारदात के बाद पीड़िता को तेजाब पिलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़िता की हालत में अपेक्षित सुधार न होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज में उसे पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिजन उसे वापस हमीरपुर जिला अस्पताल लाने पर मजबूर हो गए। बताया गया कि पीड़िता का इलाज अभी कानपुर में चल रहा है। मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जान नहीं पाया, 3 लड़के आए तो रात में उठा कर ले गए छत में। उन्होंने बदतमीजी की और इसके बाद बोले कि तुम माँ बाप को बताओगे तो हम जान से मार डालेंगे। हमने पकड़ नहीं पाया, देखा लड़की को तो गंभीर हालत में थी, तो हमने एम्बुलेंस को फोन किया, सरीला ले गए, सरीला से रेफर कर दिया औरई के लिए, औरई से रेफर किया झांसी को, झांसी में 12 दिन रहे, वहाँ से भी रेफर कर दिया लखनऊ के लिए। दुष्कर्म किया उन्होंने। हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की तो गंभीर हालत में अभी भी है, इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। हम ये चाहते कि कभी जीवन में लौट के आए ना, जिसने मेरी लड़की के साथ बदतमीजी की है तो वो भी जेल जाए। यूपी के लखनऊ में डीजीपी के आदेश के बाद राज्य भर में लाउडस्पीकरों को उतारने का अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन की तरफ से राजधानी में भी यह कार्रवाई की गई। जीपी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा मंदिरों और मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकरों को उतारा गया। लाउडस्पीकरों से आवाज को कम करने के लिए धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर यह एक्शन लिया गया। यह कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण को रोकने और निर्धारित सीमा का पालन करवाने के लिए की गई। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से कई दिनों को यह अभियान चलाया जा रहा है।
मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के नगला शिवजी निवासी अधिवक्ता वीरेंद्र चौधरी ने जिलाधिकारी मथुरा को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर जिले के पन्ना पोखर और पार्क की जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाया है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और उनके सहयोगी राजेंद्र प्रसाद सिंगल ने मिलकर इस भूमि पर अवैध निर्माण कर लिया है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखनीय है कि यह भूमि आवास विकास परिषद द्वारा पार्क के रूप में चिन्हित जिस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण और स्वामित्व मान्य नहीं है। इसके बावजूद राजेंद्र प्रसाद सिंगल द्वारा इस पार्क की जमीन पर अवैध रूप से बिल्डिंग निर्माण कर स्कूल संचालित किया जा रहा है। अधिवक्ता चौधरी का कहना है कि इस संबंध में कई बार शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गई, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। बताया गया कि वर्ष 2017 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण या कब्जा न किए जाने के आदेश पारित किए थे, लेकिन आदेशों की खुली अवहेलना की जा रही है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब भी इस अवैध कब्जे का विरोध किया जाता है तो राजेंद्र प्रसाद सिंगल और उनके समर्थक पुलिस के माध्यम से झूठे मुकदमे दर्ज कराने और जेल भिजवाने की धमकी देते हैं। इससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है और कोई भी व्यक्ति शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। अधिवक्ता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए पार्क पोखर की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को तुरंत हटवाया जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। यूपी सीधा का पार्क है, ठीक, और इन्होंने पार्क में स्कूल बना दिया। इन्होंने अलॉटमेंट कराया है कंक्रीट प्लांट के नाम से, कंक्रीट एलाइड, और एलाइड की जगह पर इन्होंने जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद को गुमराह करते हुए और उसमें स्कूल का संचालन कर दिया। उन्होंने नोटिस भी इनको दिया है खाली करने का, और हमने भी हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर रखी है कि भाई ये पार्क है और इस पार्क पर कोई निर्माण इस तरीके का नहीं किया जाएगा, और हाई कोर्ट ने इनको खाली करने का आदेश दिया। ये यूपी सीधा वाले इनसे मिले हुए हैं और एक पूर्व क्षेत्रीय विधायक है, उनके प्रभाव में प्रशासन जो है शासन और ये अधिकारी दबाव में रहते हैं और अपने उनके साथ। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गाजीपुर के पास से बह रही देवहा नदी में ग्रामीणों को कुछ पॉलिथीन और बोरा तैरते हुए दिखा। ग्रामीणों ने इसको संदिग्ध मानकर पुलिस को सूचना दी और बोरे एवं पॉलिथीन को बाहर निकाला। उसमें से जो विशेष मिले वह प्रथम दृश्यता यह गोवंश के अवशेष प्रतीत हुए, जिनको मेडिकल के लिए लैब भेज दिया गया है और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई की बात की गई। आज दिनांक 9 नवंबर को थाना बरखेड़ा क्षेत्र में ग्राम गाजीपुर कोंडा, यहाँ से एक देवा नदी बहती है, उसमें कुछ कट्टे और पॉलिथीन बह के जा रही थी, जिसमें कुछ आशंका हुई कि गोवंश के अवशेष हो सकते हैं। तो वहाँ पर पुलिस की टीम तत्काल पहुंची, साथ ही प्रशासन से टीम सावर सब पहुंची और जो अवशेष हैं डॉक्टर द्वारा पहुंचकर उसको मेडिकल के लिए भेजा गया। प्रथम दृष्टया वो गोवंश के ही अवशेष प्रतीत हो रहे हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे विधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती में भिनगा बाजार में नाले पर अतिक्रमण देख ईओ ने जताई नाराजगी। नगर पालिका परिषद भिनगा की ईओ डॉक्टर अनीता शुक्ला ने निरीक्षण किया। नाले पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण की शिकायत पर मौके पर पहुंची कर्मचारियों को दिए निर्देश पर तुरंत अतिक्रमण को हटाकर जुर्माना वसूला गया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई, स्वयं हटाएं कब्जा वरना सख्त कार्रवाई होगी। ईओ ने कहा, सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानदारों को दुकान के अंदर ही सामान लगाने के निर्देश दिए। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर 140 करोड़ देशवासियों का दिल जीत लिया। टीम की इस जीत में आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा ने करिश्माई गेंदबाजी और तूफानी बल्लेबाजी से अहम भूमिका निभाई। दीप्ति की शानदार परफॉर्मेंस ने देश भर को गर्व से भर दिया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान लखनऊ से सीधे आगरा दीप्ति शर्मा के घर पहुंची। दीप्ति के माता पिता से मुलाकात कर उन्होंने दोनों बेटी की उपलब्धि पर सम्मानित किया।
गाजीपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज हत्या की मृतका बताई गई विवाहिता पुलिस को जिंदा मिली। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उसके प्रेमी के साथ बरामद किया। विवाहिता अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी कर मजे से रह रही थी, जबकि ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर दहेज हत्या और शव गायब करने का गंभीर मुकदमा दर्ज था। गाजीपुर पुलिस की जांच में पूरा मामला झूठा निकला। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता को मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अधिकारियों के अनुसार फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ अब दंडनायक कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अब देखना है मृतका के जिंदा मिल जाने के बाद पुलिस झूठे आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है। हाँ सर, मिली जिंदा। और लड़की का लक्षण सब सही नहीं रहा था। वो तो शादी और जानते रहे, उसका घर वाला जानते हुए भी हमको फंसाया। ये लड़की दूसरा से प्यार करती है, दूसरा की यहाँ जाने चाहती है, तो उसको हुए कर देते। हमारे पास हमारे लड़का का जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत रहे उसको। हमारे लड़का की जिंदगी खराब कर दी, शादी करके आया। हमारा लड़का से एक भी दिन भी संबंध नहीं रखा, पति पत्नी का तो संबंध नहीं रखा। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जोया में एक सनकी प्रेमी ताबिश ने फिल्मी अंदाज में प्रेमिका से शादी न किए जाने से नाराज होकर सनक में प्रेमिका के भाई को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसको इलाज के लिए हायर सेंट्रल रेफर कर दिया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी ताबिश की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। आज दिनांक 8/11/2025 को थाना डिडौली पर एक व्यक्ति अरमान पुत्र मुनव्वर निवासी ग्राम सैतरी थाना डिडौली के टंकी वाली गली जोया में गोली मारकर घायल किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त घायल अरमान को तत्काल TMU हॉस्पिटल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया तथा प्रारंभिक जांच में ये तथ्य आया कि उक्त अरमान अपनी बहन की निकाह की वार्ता के संबंध में ताबिश पुत्र अबू बकर निवासी टंकी वाली गली जोया थाना डिडौली के निवास पर गया था। वहां पर वार्ता के दौरान गर्मा गर्मी हो गई तथा ताबिश द्वारा गोली मार के उक्त अरमान को घायल कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। ताबिश की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।